Very good morning, my dear students. I welcome the students of BSc third year in the subject botany. बॉटनी के क्लास में, वनस्पति शास्त्र के क्लास में BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट का वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पेपर 1 की यूनिट 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पेपर 1 में 4 यूनिट हैं, 4 इकाई हैं। जो तीसरा इकाई है उसके कुछ टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद चौथे टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे, चौथे यूनिट में, जो एक सूक्ष्म इकाई है। तो हम लोग आज जिस प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है शीर्ष विभोजोतक तथा इससे उत्पन्न संरचनाएं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विभोजोतक उत्तक के बारे में, विभोजोतक कोशिकाओं के बारे में, और हमने ये जाना था कि विभोजोतक कोशिकाएं जो होती हैं वह सतत लगातार विभाजित करते रहती हैं। इनमें लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है, विभोजोतक कहा जाता है। तो विभोजोतक उत्तक जो है उसको स्थिति के आधार पर हमने 3 प्रकार में बांटा था। पहला था आपका एपिकल मेरिस्टेम, शीर्ष विभोजोतक। दूसरा था लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम कहते हैं पार्श्व विभोजोतक। और तीसरा अंतर्वेशी विभोजोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो विभोजोतक जो है, विभोजोतक स्थिति के अनुसार यह 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं शीर्ष, दूसरा होता है पार्श्व, जिसे हम लेटरल कहते हैं, और इंटरकैलरी, अंतर्वेशी। ये 3 प्रकार होते हैं विभोजोतक उत्तक के, स्थिति के आधार पर, उनके पोजीशन के आधार पर। तो शीर्षस्थ विभोजोतक कहाँ होगा? तने तथा मूल, जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। तो वैसा विभोजोतक जो तने तथा जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष विभोजोतक कहते हैं। इसका कार्य जो है पादप की लंबाई में वृद्धि करना होता है। जो दूसरे प्रकार का विभोजोतक है वह होता है पार्श्व विभोजोतक, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। पार्श्व विभोजोतक का मुख्य कार्य होता है पौधे की मोटाई, उसकी गर्थ, उसकी थिकनेस में वृद्धि करना। और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभोजोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो क्या होता है शाखाओं के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है, उस प्रकार के उत्तक का निर्माण करता है। सो 3 प्रकार के विभोजोतक हो गए। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं शीर्ष विभोजोतक के बारे में। शीर्ष विभोजोतक के बारे में इसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, शीर्ष विभोजोतक। शीर्ष, इसे हम कहते हैं एपिकल शीर्ष विभोजोतक। अब एपिकल मेरिस्टेम जो है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि यह जो है तने तथा जड़ के क्या होगा? शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो अगर हम जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं
मूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे निचला सिरा जो होता है वह होता है सीड्स कैप, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप भी कहते हैं, रूट कैप या सीड्स कैप कहते हैं। मूल गोप भी कहा जाता है इसे, मूल गोप, मूल गोप कहा जाता है। तो इसका कार्य होता है जो जड़ का शीर्ष भाग होता है उसकी रक्षा करना, क्योंकि जड़ का जो शीर्ष भाग है वह क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, मुलायम होता है। तो यह अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या होता है, विभवोत्तक कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो विभवोत्तक कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए मूल गैप क्या होता है, रक्षा कवच का निर्माण करता है। इसके बाद का हम क्षेत्र देखें तो आपका वह क्षेत्र होता है कोशिका विभाजन क्षेत्र, जोन ऑफ सेल डिवीजन जिसे कहा जाता है। इसी कोशिकाएं जो हैं उत्तरोत्तर लगातार विभाजित करते रहती हैं और विभाजन के पश्चात कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि होता है, उनकी लेंथ में क्या होती है, वृद्धि होती है। वह क्षेत्र कहलाता है कोशिका दीर्घन क्षेत्र, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। इसके बाद का जो क्षेत्र आता है वह होता है मूल रोम का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर, रूट हेयर, जो पादप में जल के अवशोषण में सहायता करता है, मदद करता है। इसके पश्चात जो क्षेत्र आता है वह होता है परिपक्वन क्षेत्र, और परिपक्वन क्षेत्र में आते आते कोशिका में विभाजन करने की क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शीर्ष विभवोत्तक दो प्रकार के होंगे, एक तो तना में पाए जाने वाला शीर्ष विभवोत्तक, दूसरा जड़ में पाए जाने वाला शीर्ष विभवोत्तक। और आपको याद रखना चाहिए कि मूल रोम जो होता है, रूट हेयर, आपका किस में होता है, जड़ में क्या होता है, उपस्थित आपका होता है। तने में क्या होता है, रूट हेयर आपका उपस्थित नहीं होगा। अब जो इनका निर्माण जो होता है विभवोत्तक कोशिकाओं का, यह आदिम कोशिका से होता है या आरंभिक कोशिका से होता है। तो यह आरंभिक कोशिका जो है इससे क्या होगा, शीर्ष विभवोत्तक का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जो भी शीर्ष विभवोत्तक एपिकल मेरिस्टेम विकसित होते हैं वह किससे होते हैं, आरंभिक कोशिकाओं से होते हैं, जिन्हें प्राइमोर्डियल सेल भी कहा जाता है, आदिम कोशिका या आरंभिक कोशिका भी कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट जिसे हम फर्न कहते हैं, तो इस समूह के पौधे जो होते हैं, टेरिडोफाइट के समूह में जो पादप आते हैं उसमें आरंभिक कोशिका की संख्या क्या होती है, एक होती है। जबकि निम्न श्रेणी के पादप और दूसरे उच्च श्रेणी के पादप में क्या होता है, एक से अधिक क्या होती हैं, आरंभिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मैंने आरंभिक कोशिकाएं बनाई हैं, ये क्या है, आपकी आरंभिक कोशिकाएं हैं, जिनमें क्या होगा, विभाजन होगा और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, आपका विभवोत्तक उत्तक का निर्माण होता है। अब तने में जो है, जो शीर्ष विभवोत्तक है उसके विकास के बारे में स्मिथ द्वारा ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत दिया गया था। अब याद रखें कि ट्यूनिका कार्पस ये सिद्धांत किसने दिया था, दोनों से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह ट्यूनिका कार्पस जो सिद्धांत है ये किसके लिए लागू होता है, यह तने के लिए लागू होता है। आप अवश्य याद रखें कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो स्मिथ द्वारा दिया गया था विभवोत्तक उत्तक के निर्माण के बारे में, यह सिद्धांत स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और यह तने के लिए लागू होता है, जड़ के लिए लागू नहीं होता है। तो क्या होता है, ट्यूनिका क्या होता है, कार्पस क्या होता है। अब देखिए आदिम कोशिका जो है
से विभाजन होगा और ये ऊपरी सतह पर जो पेरिफेरी पर जो सतह पर जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं वह क्या कहलाती हैं? ट्यूनिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्यूनिका। और जो सेंटर में जो मध्य में जो कोशिकाएं हैं वह क्या कहलाती हैं? कॉर्पस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉर्पस कहलाती हैं। तो ऊपरी कोशिकाएं आपकी ट्यूनिका, ऊपरी स्तर की कोशिकाएं, और निचली स्तर की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कॉर्पस कहलाती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि आरंभिक कोशिका या आदिम कोशिका, इससे क्या होगा आपका विभो। तो आदिम कोशिका या आरंभिक कोशिका से विभोजोत्तक उत्तक का निर्माण होता है और इसके द्वारा अनेक प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे आपका प्रोटोडर्म हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? अधित्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधित्वक। तो आदिम कोशिका से जो अधित्वक का निर्माण होगा उससे क्या होगा? मूल रोम विकसित होता है। क्या विकसित होगा? मूल रोम। सो अधित्वक जो होगा, अधित्वक, अधित्वक जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोडर्म कहते हैं। प्रोटोडर्म कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस आरंभिक कोशिका या आदिम कोशिका से अनेक प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और पहले जो है अधित्वक का क्या होगा? निर्माण होगा। उस अधित्वक से क्या होगा? आपकी मूल रोम संरचना क्या होती है? विकसित होती है, जिसे रूट हेयर भी कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। मृदा के कण जो होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, उसमें उपस्थित केशिकीय जल, जो मिट्टी के छोटे छोटे कणों के मध्य जो खाली स्थान जो होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसमें क्या होता है? केशिकीय जल उपस्थित होता है। और केशिकीय जल ही पौधे के लिए उपलब्ध जल कहलाता है। तो उस केशिकीय जल का अवशोषण किसके द्वारा होगा? मूल रोम के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा होगा। और रूट हेयर का जो निर्माण होता है वह प्रोटोडर्म से होता है, अधित्वक से होता है। इसके अलावा आरंभिक कोशिका से आपका जो है भरण उत्तक का निर्माण होगा, जिसे ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं। हम आगे चर्चा कर रहे हैं उसकी। और उसके बाद आपका इंडोडर्मिस, ठीक है, परिरंभ का क्या होगा? आपका निर्माण आपका होता है। तो शीर्ष विभोजोत्तक को हमने 3 भागों में बांटा था: शीर्ष विभोजोत्तक, पार्श्व विभोजोत्तक, अंतर्वेशी विभोजोत्तक। अब हम आइए देखते हैं कि आदिम कोशिकाओं से किस प्रकार से अलग अलग उत्तक का कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आदिम कोशिका या आरंभिक कोशिका जो होता है उसे अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है, विभोजोत्तक उत्तक का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेरिडोफाइट्स, जिसे सामान्य रूप से फर्न कहा जाता है, उनमें क्या होता है? अधिकांशतः जो है आदिम कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, जबकि जो है निम्न श्रेणी के जो पादप हैं और जो दूसरे उच्च श्रेणी के पादप हैं, जैसे अनाबित बीजी पादप हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, आबित बीजी पादप हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, और आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, जो निम्न श्रेणी के पादप में आते हैं। इनमें क्या होता है? आदिम कोशिकाओं की संख्या 1 से अधिक आपकी पाई जाती है। अभी जो आदिम या आरंभिक कोशिका है उससे क्या होगा? आपका अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिससे क्या होगी? अलग अलग संरचनाएं विकसित होती हैं। अब इसमें पहला क्या है? अधित्वक है या प्रोटोडर्म है, जिससे क्या होगा? मूल रोम का निर्माण होगा। दूसरा जो है एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है। तीसरा है ग्राउंड टिश्यू, भरण उत्तक। और चौथा होता है आरंभिक एधा, प्रोकैम्बियम। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कुछ विशेष प्रकार के संवहन बंडल, जिसे खुला संवहन बंडल कहते हैं,
जाइलम तथा फ्लोएम एक विभोजोत्तक कोशिका के सतह द्वारा पृथक होता है और उस सतह को क्या कहते हैं हम? कैम्बियम कहते हैं। तो आपका ये क्या है? संवहन मंडल है, जिसे वस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें क्या है? आपका जाइलम है तथा फ्लोएम है। जाइलम तथा फ्लोएम है। जाइलम तथा फ्लोएम है और इसके बीच क्या होती है? एक विभोजोत्तक कोशिका की क्या होती है? पट्टी होती है और इस पट्टी को क्या कहा जाता है? एधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एधा। क्या कहता है? एधा, या इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम। कैम्बियम या एधा कहा जाता है। तो आरंभिक एधा जिसे प्रोकैम्बियम कहते हैं, तो आरंभिक अवस्था में जो कोशिकाएं होगी उसे हम क्या कहते हैं? आरंभिक एधा कहते हैं। उससे क्या होगा? एधा का निर्माण होगा, कैम्बियम का निर्माण होगा। तो अगर हम आंतरिक संरचना देखते हैं, जड़ की आंतरिक संरचना देखते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होगा? आपका मूल रोम होगा। क्या होगा? मूल रोम। अभी हमने पढ़ा कि जो जड़ जो होता है उसे अनेक क्षेत्रों, जोन्स में विभाजित किया गया है। सबसे निचला जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? कोशिका विभाजन का क्षेत्र होता है, जिसे जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वह होता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घन क्षेत्र। उसके बाद आपका मूल रोम क्षेत्र आता है, जहां से क्या होता है? मूल रोम विकसित होते हैं। और इसके पश्चात जो क्षेत्र होता है वह होता है कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, जोन ऑफ मेच्योरेशन। सब आंतरिक संरचना देखते हैं तो देखिए सबसे ऊपर क्या है? आपकी उप त्वचा है और उप त्वचा से क्या होता है? मूल रोम विकसित होता है। और जैसा कि हमने बताया कि जो प्रोटोडर्म जो होता है, जो आदिम कोशिका से कोशिका विकसित होती है, अधिकत्व क्या? प्रोटोडर्म। इससे क्या होता है? इस प्रोटोडर्म से क्या होता है? आपका मूल रोम क्या होता है? आपका विकसित होता है। उसके नीचे क्या होगा? आपका उप त्वचा होगा और उसके नीचे क्या होगा? बाह्य त्वचा, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो बाह्य त्वचा है उसी का क्या है? उभार जो है मूल रोम के रूप में क्या होता है? उत्पन्न होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक। ये क्या होता है? अब देखिए, एपिडर्मिस से नीचे से लेके, बाह्य त्वचा से नीचे से लेके आपको जो है, आपको अंतः त्वचा तक, ये अंतः त्वचा तक जो है, अंतः त्वचा तक जो कोशिकाओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक कहलाता है। तो भरण ऊतक जो है, अब अलग अलग प्रकार के पादप के भागों में विभिन्न प्रकार से क्या होगा? आपका विभाजित होता है। अब भरण ऊतक में कोशिकाओं का जो अनेक सतह पाया जाता है, उसमें एक होता है आपका वल्कुट, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और यह वल्कुट जो है पत्तियों में पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पेंजी पेरेन्काइमा, जिसे मृदुत्तक कहते हैं, में विभाजित होता है। तो ये जो सतह जो है कोशिकाओं की बाह्य त्वचा के नीचे, वह क्या कहलाता है? आपका वल्कुट कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। इंडोडर्मिस से ऊपर अंतः त्वचा। सो अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा के बीच जो कोशिकाओं का समूह होगा उसे हम क्या कहते हैं? आपका वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। अंतः त्वचा के नीचे क्या होता है? आपका परिरंभ होता है, जिसे हम पेरीसाइकिल कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा? आपका संवहन मंडल होगा। और संवहन मंडल में संवहन ऊतक भी कहते हैं, वस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा? जाइलम तथा फ्लोएम की उपस्थिति पाई जाती है। और अगर संवहन मंडल खुला होगा
तो उसमें क्या होगा, एधा के द्वारा जाइलम तथा फ्लोएम पृथक होंगे। अगर संवहन बंडल मस्कुलर बंडल बंद प्रकार का होगा तो उसमें जाइलम तथा फ्लोएम एधा के द्वारा पृथक नहीं होते हैं। तो आज हमने चर्चा की रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में और थोड़ी बहुत हमने चर्चा की शूट एपिकल मेरिस्टेम, तने का शीर्ष विभुजोत्तक और जड़ के शीर्ष विभुजोत्तक के बारे में। अगले क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट करें, जो भी चित्र बनाए गए हैं उसका ध्यान से अध्ययन करें, नोट डाउन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।